हेलो नमस्ते, दिस इज़ योर टीचर एंड मेंटोर दीपाली। और हम अपनी पिछली वीडियो में फैमिली लॉ डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम कुछ मेजर पॉइंट्स नोट कर लिया था हमने। और फिर हमको डी पॉइंट से स्टार्ट करना था अपना, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट। ठीक है, वीडियो बीच में रुक गई थी, फॉर दैट आई अपोलोजाइज। ठीक है, देन अगर हम बात करते हैं डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट की, यानी कि दोनों ही पार्टी की हाँ है डाइवोर्स लेने के लिए, तो उसमें किस किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो देखिए, इसमें लिखा है द प्रोसीजर फॉर डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट इज एज फॉलोज। सबसे पहला प्रोसीजर क्या है? बोथ द पार्टी हैव द म्यूचुअली फाइल अ पिटिशन फॉर डाइवोर्स बाय द म्यूचुअल कॉन्सेंट, यानी कि दोनों ही पार्टी ने म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ एक फाइल करी है पिटिशन डाइवोर्स लेने के लिए, और ये हमारा कहलाता है फर्स्ट मोशन। ठीक है, पहला जो मोशन लिया गया है टुवर्ड्स डाइवोर्स। देन आफ्टर दिस द नेक्स्ट 6 months विल बी डोरमेंट। तो इसके बाद जो 6 महीने होंगे आगे के, ठीक है, वो बनेंगे डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब क्या होता है? यानी कि ऐसी कंडीशन होती है, डोरमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, किसी भी तरीके की एक्टिविटी नहीं होती है और इंसान को टाइम दिया जाता है कि वो सिचुएशन को सुधारने की कोशिश करे। तो जो नेक्स्ट 6 month होंगे आपके, वो हो जाएंगे डोरमेंट। आप ध्यान दीजिएगा, दिस इज 6 month। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द कूलिंग पीरियड, और इस पीरियड को हम बोलते हैं कूलिंग पीरियड। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कूलिंग पीरियड इन द लॉ? मतलब कि जो 6 महीने प्रोवाइड कराए जाएंगे आफ्टर द फर्स्ट मोशन, वो हमारा कूलिंग पीरियड कहलाएगा, which has been designed to give an opportunity to the party to reconsider their decision। और ये टाइम क्यों दिया जाएगा? ताकि वो अपने डिसीजन को फिर से एक बार सोचें कि वो जो कदम उठा रहे हैं दैट इज गुड फॉर बोथ द पार्टी और नॉट। Seek advice from the friends, family and explore all possibility of reconciliation। पूरी फैमिली फ्रेंड्स की एडवाइस लेना होगा और उसमें जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सिचुएशन को वापस से सही किया जा सके, तो वो सारी चीज़ें अपनाएंगे वो। उसके बाद क्या होगा? आफ्टर द एंड ऑफ द 6 month, अगर वो 6 महीने एंड हो जाते हैं, नाउ अगेन द पार्टी हैव टू अप्रोच द कोर्ट फॉर द डाइवोर्स। तो अगर पार्टी फिर से अप्रोच करती है कोर्ट में डाइवोर्स के लिए, तो वो हमारी कहलाएगा सेकेंड मोशन। ठीक है, और नाउ आफ्टर सेकेंड मोशन डाइवोर्स विल बी ग्रांटेड। तो सेकेंड मोशन के बाद आपको डाइवोर्स दे दिया जाएगा। तो ये होता है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट। ठीक है, आई होप आपको इजीली ये चीज़ समझ में आई होगी कि फर्स्ट मोशन के बाद 6 month गैपिंग, 6 month के बाद वही 6 month गैपिंग हमारी कूलिंग पीरियड होती है, और उसके बाद हमारा सेकेंड मोशन, और उसके बाद डाइवोर्स विल बी ग्रांटेड। देन हम ई कंडीशन की बात करते हैं। यहाँ पे ई कंडीशन क्या है? इररिवर्सिबल ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज। अब ये क्या होता है इररिट्रीवेबल ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज? तो देखिए, एवरी मैरिज रेस्ट ऑन द फाउंडेशन ऑफ म्यूचुअल लव, अफेक्शन, काइंडनेस एंड लाइकिंग बिटवीन दी स्पाउसेस। अब देखिए, जो भी मैरिजेस होती हैं दे आर बेस्ड अपॉन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ म्यूचुअल लव। ठीक है, और उसके साथ साथ अफेक्शन होता है, जो काइंडनेस होती है एक दूसरे के लिए, लाइकिंग होती है बिटवीन द स्पाउसेस, उस पे फाउंडेशन स्टोन ये हमारा होता है। इफ द मैरिज हैज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इन द सेंस दैट द पार्टीज हैव रीच्ड द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, अगर पार्टीज इस पॉइंट पे पहुंच गई हैं कि अब वो वापस नहीं आएंगी, ठीक है, कोई रिटर्न नहीं होगा, उनने डिसाइड कर लिया है दैट दे आर गोइंग टू बी डाइवोर्स ईच अदर, तो ऐसी कंडीशन में द मैरिज इज अ इमोशनली डेड। तो ऐसी कंडीशन में हम मैरिज को इमोशनली डेड मान लेंगे एंड बियॉन्ड सैल्वेज मान लेंगे। देन दो पब्लिक एंड जस्टिस रिक्वायर्ड दैट मैरिज कैन नॉट बी फोर्सफुल यूनियन।
आप फिर चाहे जितना भी कोशिश कर लो फोर्सफुली उसका यूनियन नहीं बना पाओगे। हेंस इफ द कोर्ट फाइंड दैट द मैरिज हैज ब्रोकन डाउन बियॉन्ड रिपेयर, ठीक है, अगर कोर्ट ने ये देख लिया कि मैरिज जो है अब रिपेयर की कंडीशन से भी ज़्यादा ख़राब है, वो ब्रोकन डाउन है, उस पर कोई भी वर्क अब नहीं किया जा सकता है, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रिकन्सिलिएशन, तो किसी भी तरीके की रिकन्सिलिएशन नहीं करेगा कोर्ट बिटवीन the spouses. The court can grant divorce on the ground of irrevocable breakdown even if one spouse is unwilling. अगर एक स्पाउस नहीं भी चाहता है देना डाइवोर्स तो भी कोर्ट ग्रांट कर देगा डाइवोर्स, बिकॉज कोर्ट को फाइंड कर लिया कोर्ट ने कि मैरिज जो है बहुत ज़्यादा ब्रोक डाउन हो चुकी है, तो उस कंडीशन में ना चाहते हुए भी आपको डाइवोर्स दे दिया जाएगा। इट इज़ टू बी नोटेड, अब देखिए क्या नोट करने वाली बात है, इट इज़ टू बी नोटेड दैट सच ग्राउंड हैज़ नॉट बीन मेंशन्ड इन दी हिंदू मैरिज एक्ट। अब ऐसा ग्राउंड मेंशन तो है ही नहीं हिंदू मैरिज एक्ट में, तो अब क्या करेगा पर्सन, ठीक है। तो अब देखिए अब आपको क्या करना है ऐसी कंडीशन में कि कोर्ट अपना विल लगाता है, हाँ ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट अपनी विल से कनेक्ट उसने किया है कि ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है, तो अभी क्या करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ें अपनी विल पे करी हैं। अब कौन सा आर्टिकल आता है तो उसके अंतर्गत तो देखिए वो डिस्कस करते हैं हम। तो जैसा आप यहाँ लिखा पा रहे हैं कि created by the Supreme Court under Article 142 under its power to do complete justice, ठीक है, और पूरा जस्टिस करने की पावर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। तो आपको आर्टिकल याद रखना है, कौन सा आर्टिकल होता है वो 142 आर्टिकल है, 142 आर्टिकल है जहां पे कोर्ट अपना पूरा विल लगाएगा चीज़ों को प्रूव करने का, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट क्या है, द लॉ कमीशन इन इट्स 217th रिपोर्ट रिकमेंडेड इंक्लूजन ऑफ इर्रेट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ द ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। देखिए लॉ कमीशन ने अपनी 217वीं रिपोर्ट में जो था रिकमेंडेशन दिया था कि वो इर्रेट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स को इंक्लूड करें, ठीक है। क्लासिकल केस की अगर बात करते हैं तो नीरू कोहली वर्सेस नवीन कोहली इसका क्लासिकल केस है, आप याद रखिएगा, आपको कोट करने में भी हेल्प होगी। और अदरवाइज अगर एमसीक्यू में आपसे पूछा जाए कि इर्रेट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स से रिलेटेड इन चारों में से कौन से केस हैं, तो आप याद रखिएगा नीलू कोहली वर्सेस नवीन कोहली इज अ वेरी फेमस केस, ठीक है, जो कि इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम अदर फैक्ट्स रिलेटेड टू डाइवोर्स की, कुछ अदर फैक्ट्स जो कि डाइवोर्स से रिलेटेड हैं। डाइवोर्स कैन बी अप्लाइड फॉर ओनली आफ्टर 1 year ऑफ मैरिज। अब देखिए सबसे पहली बात तो डाइवोर्स 1 साल आपकी मैरिज के होने के बाद ही अप्लाई किया जा सकता है। द एक्सेप्शन टू दिस रूल is the case of extreme depravity on part of the other spouses, ठीक है। ये एक्सेप्शन इसलिए दिया गया है बिकॉज दे कैन लिव टुगेदर, दे कैन एक्सपीरियंस टुगेदर, फिर उनको जो है 1 year का दिया जाता है कि आफ्टर 1 year आप डाइवोर्स फाइल करो। इन केस ऑफ पिटिशन फॉर डाइवोर्स एवरी पॉसिबल एफर्ट विल बी मेड टू ब्रिंग एंड अबाउट अ रिकन्सिलेशन। देखिए अगर केस ऑफ डाइवोर्स हो जाता है तो सारे पॉसिबल एफर्ट्स उठाए जाएंगे कि रिकन्सिलिएट हो जाएं, वो एक साथ हो जाएं बिटवीन द पार्टी, एंड इन दिस रिगार्ड मेडिएशन विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो ऐसे में मेडिएशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो मेडिएटर आपके कोई भी हो सकते हैं, वो मेडिएटर में भी फ्रेंड्स हो, फैमिली हो या अदर कोई एडवाइज़र हो, काउंसिलर हो, तो वो मेडिएटर कोई भी हो सकता है, लेकिन मेडिएशन इज द बेसिक फाउंडेशन इन दी केस ऑफ डाइवोर्स, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। देन अगर जुडिशियल सेपरेशन है तो अभी कल जैसे मैंने आपको बोला था कि 2 तरीके से हो सकता है, या तो आप जुडिशली सेपरेट रह रहे हो और या फिर आप डाइवोर्स कंडीशन में हो। तो अगर आप जुडिशली सेपरेट रह रहे हो यानी जुडिशियल सेपरेशन है, तो ऐसे में क्या होगा, द ग्राउंड्स फॉर द जुडिशियल सेपरेशन आर सेम एज डाइवोर्स। जैसे डाइवोर्स के ग्राउंड होते हैं वैसे ही आपका जुडिशियल सेपरेशन का भी ग्राउंड
बॉन्ड होता है। ऑल्सो इन द पिटिशन फॉर डाइवोर्स द कोर्ट कैन ग्रांट द ऑल्टरनेटिव रिलीफ टू द जुडिशियल सेपरेशन। अब देखिए, डाइवोर्स की पिटिशन में जब फाइल होती है डाइवोर्स की पिटिशन, तो कोर्ट जो है वो आपको देगा एक ऑल्टरनेटिव रिलीफ ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, यानी कोर्ट आपको समय देगा कि आप जुडिशियली सेपरेट हो लो बजाय पहले डाइवोर्स फाइल करने के। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन कोर्ट आपको देता है ताकि आप अपने डिसीजन को सोचो, इज दैट राइट और रॉन्ग। ठीक है, इस वजह से दिया जाता है। देन अगर मेंटेनेंस की बात करते हैं तो मेंटेनेंस टू होम एंड बाय एंड हु विल गिव इट, तो वाइफ की बात करते हैं और हस्बैंड की बात करते हैं, तो दोनों ही मेंटेनेंस दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कई लोग तो इसी में एम्बिगुअस रहते हैं कि क्या सिर्फ वाइफ ही मेंटेनेंस ले सकती है, नहीं, दोनों ही मेंटेनेंस ले सकते हैं। अब देखिए ये कौन से सेक्शन में कवर्ड होता है, तो ये आपसे पूछा जाएगा इन द एग्जामिनेशन। तो अगेन आई एम मार्किंग इट स्टार, तो आप यहाँ पे थोड़ा फोकस करिएगा और प्लीज नोट डाउन। द वाइफ कैन ऑल्सो क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। अब देखिए सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंडर वाइफ भी जो है वो क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस का, यानी वाइफ मेंटेनेंस मांग सकती है। एंड द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में भी ये चीज दी हुई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सेक्शन आपको याद रखना है, सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, देन हस्बैंड की बात करते हैं, इवन द हस्बैंड कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम द वाइफ अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हस्बैंड भी वाइफ से क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस। ही कैन नॉट डू सो आफ्टर 125 ऑफ सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। सॉरी फॉर द वॉइस, हाईली अपोलोजाइज्ड, थोड़ा सा आप इसमें मैनेज कर लीजिएगा इस वीडियो में। सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी की बात करते हैं तो देखिए सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंडर हस्बैंड कवर नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें मेंटेनेंस नहीं मांग सकता है हस्बैंड, जबकि वाइफ सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में मांग सकती है, जबकि जो हस्बैंड है वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत वो मांग सकता है मेंटेनेंस। ठीक है, और इसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं, मतलब वाइफ एक अच्छे से कमाती हुई होनी चाहिए और उसके साथ साथ भी कंडीशंस होती हैं। आई एम नॉट गोइंग इन वेरी डिटेल, आपको थोड़ी सी यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए। टिल व्हेन, अब देखिए कब तक हो सकता है, तो ड्यूरिंग मैरिज और आफ्टर डाइवोर्स। मेंटेनेंस ड्यूरिंग मैरिज भी ले सकती हैं और आफ्टर डाइवोर्स भी ले सकती हैं, जब तक वो रीमैरिज नहीं कर लेती तब तक। ठीक है, तब तक आप मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं। देन फॉर्म्स ऑफ मेंटेनेंस की बात करते हैं तो देखिए दो तरीके की होती हैं, एक होती है एलिमनी, एक होती है मेंटेनेंस। ठीक है, तो अगर एलिमोनी की बात करें तो एलिमोनी क्या होता है, इट मेंट अ लम्प सम अमाउंट पेड वंस। एलिमनी क्या होता है कि एक लमसम अमाउंट उसने दे दिया और सिर्फ एक बार देंगे। ठीक है, तो एलिमोनी कहलाएगा। द अमाउंट पेड टू अ लिव इन पार्टनर इज कॉल्ड पैलिमोनी। तो अगर आपके साथ कोई पर्सन रह रहा है और आप उसको अमाउंट देते हो तो दैट इज कॉल्ड पैलिमोनी। ठीक है, लेकिन पैलिमनी का मतलब है आप एंड नंबर ऑफ टाइम्स उसको दे सकते हो मेंटेनेंस, लेकिन अगर एलिमनी है, एलिमनी का मतलब होगा आपने लमसम अमाउंट दे दिया है वंस, एक बार। मेंटेनेंस की बात करें, इट मीन्स मंथली अलाउंसेस विच कैन बी अलाउड इवन ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग चल रही है डाइवोर्स की, फिर भी जो मंथली अलाउंसेस आप दे रहे हो उस पर्सन को, वो मेंटेनेंस के अंदर कवर होता है। तो ये होती है आपकी पेंडेंट लाइट। ठीक है, आपको ये वर्ड याद रखना है, कीवर्ड पेंडेंट लाइट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने 10th पे। देखिए 10th क्या कह रहा है, सम मिसलेनियस फैक्ट रिलेटेड टू द हिंदू मैरिज एक्ट। अब हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ फैक्ट्स होते हैं जिसको हमको याद रखना है, जैसे कि प्रोसीडिंग इन विच कोर्ट, प्रोसीडिंग किस कोर्ट में हो सकती है, नेचर ऑफ प्रोसीडिंग कैसी होती है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो सकती है,
फैमिली कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर फैमिली कोर्ट एक्ट ऑफ 1984, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो सकती है, फैमिली कोर्ट्स बनाए गए हैं। फैमिली कोर्ट्स किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से बनाए गए हैं, तो वो फैमिली कोर्ट एक्ट ऑफ 1984 से बनाए गए हैं। नेचर ऑफ प्रोसीडिंग कैसी होती है, द प्रोसीडिंग आर हेल्ड इन कैमरा, ठीक है, इन प्राइवेट। तो याद रखिएगा आप, प्राइवेट में होती है प्रोसीडिंग, सबकी इन्वॉल्वमेंट वहां नहीं होती है। आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट याद रखना है और कैमरा मीटिंग याद रखनी है। देन बात करते हैं द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की। तो देखिए हमने 4 एक्ट बताए थे आपको स्टार्टिंग में, तो अभी हमारा हिंदू मैरिज एक्ट कवर हो गया है और अब हम हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की बात करते हैं। देखिए जो हिंदू मैरिज एक्ट है ना, वही सबसे ज़्यादा बड़ा है और वही सबसे ज़्यादा डाइवर्स नेचर का है, उसे ही समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अब हम हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट पढ़ते हैं। तो हु कैन अडॉप्ट, कौन अडॉप्ट कर सकता है, तो मेल और फीमेल दोनों ही अडॉप्ट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होती हैं, हिंदू मेजर, ठीक है, हिंदू होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए। तो देखिए मैरिटल स्टेटस की अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी कंडीशन में, तो अनमैरिड भी चीज़ों को अडॉप्ट कर सकता है। जैसे आप बेस्ट एग्जांपल जानते होंगे करण जौहर का, है ना, करण जौहर ने भी चाइल्ड्स अडॉप्ट किए हुए हैं। तो अनमैरिड पर्सन भी आपका अडॉप्ट कर सकता है। देन मैरिड की बात करते हैं, द कंसेंट ऑफ द अदर स्पाउस मस्ट बी ऑब्टेन्ड। अब अगर मैरिड हो तो दोनों की कंसेंट होना इज वेरी नेसेसरी। देन अगर थर्ड की बात करें तो विडो जो होती हैं वो भी अडॉप्ट कर सकती हैं, विधवा जो होती हैं दे कैन ऑल्सो अडॉप्ट। डाइवोर्स्ड पर्सन भी अडॉप्शन कर सकता है। तो सब के लिए ही ये वाला क्राइटेरिया खुला हुआ है। अब हु कैन बी अडॉप्टेड, अब हमें किससे अडॉप्ट करना है ये देखिए, द चाइल्ड मस्ट बी अ हिंदू, ठीक है, चाइल्ड मस्ट बी अ हिंदू। अगर आप हिंदू हो और हिंदू एक्ट के अंदर कर रहे हो तो हिंदू चाइल्ड होना ही चाहिए। बिलो द 15 ईयर्स ऑफ एज, 15 साल से कम एज होनी चाहिए। नॉट मैरिड, मैरिड नहीं होना चाहिए। नॉट ऑलरेडी अडॉप्टेड, और वो ऐसा ना हो कि पहले से ही अडॉप्टेड चाइल्ड हो, याद रखिएगा पहले से ही अडॉप्टेड चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं करना है। अ चाइल्ड कैन नॉट बी गिवन इन अडॉप्शन टॉइज, ठीक है, 2 बार किसी चाइल्ड को आप अडॉप्शन में नहीं दे सकते। तो आपको यहाँ से ये चीज़ें कंसिडर करनी है। आई एम मार्किंग इट स्टार, क्योंकि ये चीज़ें हम लोगों को जनरली नहीं पता होती हैं कि कितनी एज तक अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 15 ईयर्स ऑफ एज, नॉट मैरिड एंड ही और शी कैन नॉट बी अडॉप्टेड टॉइज, ठीक है। देन बात करते हैं हम अपने थर्ड की। तो देखिए थर्ड, हु कैन गिव इन अडॉप्शन, कौन दे सकता है अडॉप्शन में। तो हो सकता है फादर भी दे दें, ठीक है, मदर भी दे दें, या फिर अदर गार्जियंस की बात करें तो जनरल रूल कोई नहीं है इसमें, लेकिन एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। तो कोई रूल नहीं है, आपका कोई रूल नहीं है यहाँ पे अडॉप्शन का कि पर्टिकुलर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए।